अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। तालिबान ने काबुल टेक ओवर कर लिया, अफगानिस्तान टेक ओवर कर लिया, पंजशीर वैली टेक ओवर कर ली। अब पूरा अफगानिस्तान इनको दे दिया गया है। वही टेररिस्ट आज गवर्नमेंट में हैं, जो कि 10-10 मिलियन डॉलर जिनके सर पे इनाम है, अभी तक है वो इनाम। जो यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड टॉप टेररिस्ट हैं, वो आज इंटीरियर मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। आज अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हसन अखुंद वही हैं जिन्होंने बामियान बुद्धा जो बुत तोड़े थे, वो इनके ऑर्डर पे तोड़े गए थे। जिनके खिलाफ ऑर्डर निकले थे कि भाई ये अखुंद साहब ही हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट बुश को साफ मना कर दिया था कि हम उसामा बिन लादेन आपके हवाले नहीं करेंगे। आज वो अफगानिस्तान पूरा इनके हवाले करके अमेरिका गया है। क्यों गया है, समझ से बाहर है। इससे ये नहीं हुआ है कि खाली अफगानिस्तान में ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म स्ट्रांग हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया में रिवाइवल ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हुआ है, जो अल कायदा के ऊपर और तालिबान के ऊपर नेटो फोर्सेस के अटैक के बाद दब गई थी काफी हद तक। शुरू में आपने देखा था कि 7/7 लंदन में हुआ, मैड्रिड में हुआ, बाली में हुआ, 26/11 हुआ, लेकिन पिछले 15 साल से दुनिया में बड़े मेजर इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म नहीं हुए थे। वो जो स्लीपर सेल थे टेररिस्टों के, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के, वो सब सो गए थे और हाइडिंग में चले गए थे। जैसे कि ये तालिबान अपने माई बाप पाकिस्तान के पास सुकून से बैठ गए थे। खास तौर पे तालिबान का सबसे खतरनाक जो ग्रोह है वो है हक्कानी नेटवर्क, जिनको इंटीरियर मिनिस्ट्री दी गई है अफगानिस्तान में, और उनको कई की मिनिस्ट्रीज दी गई हैं। हक्कानियों को 5 मिनिस्ट्रियां मिली हैं। तो आज हमारी बात समझ में ये नहीं आती कि अमेरिका क्या इस्लामिक टेररिज्म को खत्म करना चाहता है, या वो थोड़ा उनको धचका दे के और मजीद उभार रहा है। क्या वजह है? क्या वो एशिया, खास तौर पे साउथ एशिया और मिडल ईस्ट को मुसलसल जंगों में और टेररिज्म में ही इन्वॉल्व रखना चाह रहा है? ये एक समझ से बाहर है कि क्या पॉलिसी है वेस्ट की, खास तौर पे अमेरिका की, कि आज जो वो अफगानिस्तान एक टेररिस्टों के हवाले एक पूरा मुल्क दे दिया है, जिससे कि इर्द गिर्द चारों तरफ जो स्लीपर सेल्स हैं टेररिस्टों के, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्टों के, वो रिवाइव हो रहे हैं, वो रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उनकी रीग्रुपिंग हो रही है और उनके अंदर एक नई नई जिंदगी आ गई है। खास तौर पे अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर ने इनके अंदर इंस्पायरेशन भर दी है कि हम भी अपने अपने इलाके में स्ट्रांग हों। इसकी शुरू में आप देखें कि कहाँ न्यूजीलैंड है, लेकिन जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया, उसके 3-4 दिन बाद न्यूजीलैंड में एक आदमी ने अल्लाह अकबर कह के 6 आदमी मार दिए। तो स्लीपर सेल्स रिवाइव हो रहे हैं। हम देखेंगे सिचुएशन साउथ एशिया की। देखें, स्लीपर सेल्स में जैसे कि आपको पता है कि वो लोग होते हैं जो आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बस में बराबर की सीट पे जो आदमी बैठा है वो स्लीपर सेल का मेंबर है, या आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसमें आपके साथ काम करने वाला या वाली किसी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। आपको पता ही नहीं चलेगा। ये अपना आम जिंदगी गुजार रहे होते हैं उस वक्त तक के, जब तक के इनको कुछ करने का ऑर्डर ना मिले। तो इस तरह के कई ग्रुप्स हैं जो कि साउथ एशिया में पनप रहे हैं। साउथ एशिया में, बल्कि ग्लोबली अगर आप देखें तो टेररिस्टों की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान है। पाकिस्तान में खुद कई ट्रेनिंग कैंप्स है जहाँ पे टेररिस्टों की ट्रेनिंग होती है। दुनिया में आप कहीं भी टेररिज्म का कोई वाकया देखेंगे, आप जब टेररिस्ट के डीएनए की तरफ जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसके टाइम लॉग में पता चलेगा कि या तो उसका पाकिस्तान से कोई कनेक्शन था, या वो पाकिस्तानी है, या वो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ अरसे के लिए गया है। जिसकी वाज़ेह मिसाल न्यूजीलैंड में आज से कुछ साल पहले एक ऑस्ट्रेलियन ने मस्जिद में घुस के कई लोगों को मार दिया था। वो भी पाकिस्तान के 2 दौरे कर चुका था। तो टेररिज्म आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि आप पाकिस्तान की टेररिज्म की यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके ना आए। तो टेररिज्म की ये जो फैक्ट्रियां पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान ने ग्लोबली इसको फ्रेंचाइज किया हुआ है। इवन यूरोप में, इंग्लैंड में आपको पाकिस्तान की टेररिज्म की कई फ्रेंचाइजीज मिलेंगी।
साउथ एशिया में इनका सबसे बड़ा टारगेट ऑफ कोर्स इंडिया है, और इंडिया चूंकि एक पोटेंशियल सुपर पावर है और उसके पास इतना रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, हेरिटेज है, ये सब चीजें हैं, तो हमेशा इंडिया हैज बीन ए टारगेट ऑफ टेररिज्म। और एक और कंट्री है जो कि फास्टेस्ट बूमिंग इकोनॉमी ऑफ साउथ एशिया है, बल्कि एशिया है, बांग्लादेश। बांग्लादेश हैपन टू बी पाकिस्तान वंस, लेकिन 71 में जब ये आजाद हुआ तो उस वक्त एक पाकिस्तानी रुपए के 8 टके मिलते थे। आज बांग्लादेश के 1 टके के 2.5 रुपए पाकिस्तानी मिलते हैं। इससे सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी ने कितना शूट किया है। और ये भी ज्यादातर शुरू के जो पीरियड था ना बांग्लादेश का, वो काफी सिविल वार्स और इंसर्जेंसियों में रहा और मार्शल लॉ आते रहे। और जब जियाउर रहमान की हुकूमत थी और फिर बेगम खालिदा जिया की हुकूमत थी, तो हम पाकिस्तान में यही कहते थे कि ये हमारी ही हुकूमत है, आईएसआई की हुकूमत है, वो पूरा आईएसआई बैक था। तो आज बांग्लादेश जब से शेख हसीना वाजिद ने टेक ओवर किया है, बांग्लादेश इज इम्प्रूविंग, डेवलपिंग इन एवरी एस्पेक्ट। और ये बात पाकिस्तान बैक्ड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस इन बांग्लादेश को पसंद नहीं। और फिर भी बांग्लादेश में हसीना वाजिद साहिबा ने आके 2011 में जमाते इस्लामी के लोगों को फांसी पे लटकाया 1971 के जेनोसाइड के सिलसिले में। और जो काम किए तो वक्ती तौर पे तो चीजें दब गई थी, लेकिन अब कुछ सालों से वापस एक्सट्रीमिज्म इस्लाम के नाम पे जो हो रहा है वो बांग्लादेश में काफी इंक्रीज हुआ है। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को भी काफी परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये खास तौर पर जो अभी तक ये चीजें बाहर मीडिया में डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में रीग्रुपिंग और रीऑर्गेनाइजिंग ऑफ स्लीपर सेल्स ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो रहा है। और एक खतरा नजर आ रहा है जिसकी तरफ दुनिया की नजर नहीं जा रही कि ये चीजें होंगी। यहाँ पे मैं आपके सामने ये नक्शा पेश कर रहा हूँ, ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज की तरफ से बताया गया है कि जिसमें ग्लोबली रेफ्यूजीज की क्या पोजीशन है। एक तो इसमें अलार्मिंग चीज ये है कि ज्यादातर कंट्रीज आपको नजर आएंगे जो मेजोरिटी ऑफ रेफ्यूजीज हैं वो इस्लामिक कंट्रीज के हैं, सीरिया के हैं, सूडान के हैं, एरिट्रिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, ये अफगानिस्तान के हैं, और ये रोहिंग्या। देखें, रेफ्यूजीज जो होता है ना वो यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आता है ना, तो यहाँ पे तो वो सेटल हो जाता है, एक डेवलप्ड लाइफ गुजारता है। लेकिन जो गरीब मुल्कों में जाता है, जैसे अफगान रेफ्यूजीज इन पाकिस्तान, रोहिंग्याज इन बांग्लादेश, ये पोटेंशियल विक्टिम्स ऑफ टेररिस्ट आउटफिट हो जाते हैं और वो उनको इजीली हायर कर लेते हैं, क्योंकि इन गरीब मुल्कों में इनके बच्चों को तालीम की सहूलत नहीं होती, इनके पास खाने पीने की मोहताजी होती है, कैंपों में रह रहे होते हैं, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो ये फिर आसानी से शिकार हो जाते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का। अब ये जो रोहिंग्या का एक मसला है जो म्यांमार, बर्मा और बांग्लादेश के दरमियान फुटबॉल की तरह चल रहा है, म्यांमार कहता है ये हमारे नहीं है, बांग्लादेश कहता है ये हमारे नहीं है, बॉर्डर इन दोनों के ऐसे मिलते हैं कि दरिया बह रहा है और उसमें से वो कश्ती में बैठकर इस तरफ आ जाते हैं। और फिर बांग्लादेश से भी ये गुजर के ज्यादातर इंडिया की तरफ आने के चक्कर में होते हैं कि इंडिया में ऑफ कोर्स ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं लाइफ की। तो और इंडिया वो कंट्री है जिसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर नहीं है, क्योंकि ये एक चीज ऐसी होती है जैसे यूरोप, अमेरिका, इवन पाकिस्तान जैसी बनाना रिपब्लिक में नेशनल डेटाबेस है जिसमें आप खाली किसी बंदे का फिंगरप्रिंट डाल दें तो उसका सारा चिट्ठा आ जाएगा, नाम, बर्थडे डाल दें तो उसका सारा चिट्ठा आ जाएगा, पूरी फाइल आ जाएगी। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है, तो वहाँ आसानी होती है टू एसिमिलेट विद इन द लोकल पॉपुलेशन। और फिर चूंकि वो भारत एक मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है, तो वहां पे ये खप जाते हैं, तो इवन दिल्ली तक आ जाते हैं। और बांग्लादेश भारत के दरमियान भी बॉर्डर इतना लंबा है और इतना इजी है कि वो क्रॉस करके आ जाते हैं। ये जो होते हैं ना रेफ्यूजीज, ये आसान एक पोटेंशियल वो हो जाते हैं मेंबर ऑफ किसी भी आउटफिट के। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस पे अमेरिका बहादुर तो देखेगा नहीं, इसको वेस्ट तो देखेगा नहीं, कि वो तो मेरी अपनी रीडिंग है कि वो तो चाहते हैं कि वापस अब हमारा जो इस्लाम था, वो जिहादी जो थे वो हमारे दुश्मन,
وہ ختم ہو رہے ہیں تو واپس ان کو ریوائیو کریں تاکہ ہماری جنگیں چلتی رہیں, ہماری وار اکانومی پہ ہمارے ملک چلتے ہیں تو یہ سب چلتے رہیں. ایک مڈل ایسٹ کا کھاتا انہوں نے کھلا رکھا ہے, ایک ساؤتھ ایشیا کا کھاتا, لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر بنگلہ دیش اور بھارت جیسے ڈیولپنگ اور سیکولر سوسائٹیز پہ زیادہ پڑتا ہے. تو سلیپر سیلز آستے آستے جاگ رہے ہیں بنگلہ دیش میں, ایون بھارت میں بھی اس کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے, اور بھارت کے کئی علاقوں سے طالبان کی سپورٹ جو آئی ہے وہ بڑی حیران کن ہے. ایون کچھ مسلمان سیلیبریٹیز اور مسلمان کمیونل لیڈرز نے بھی ان مسلمانوں کو کرٹیسائز کیا ہے جو طالبان کو ویلکم کر رہے ہیں بھارت میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ آفٹر آل طالبان آر ناٹ اسلامک, دے آر پیورلی ٹیررسٹ. تو یہی چیز بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے. بنگلہ دیش میں سلیپر سیلز ریوائیو ہو رہے ہیں, اسلامک ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز واپس ابھر کے آ رہی ہیں سامنے, اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے پورے ریجن کی طرف, اور اس کی طرف دھیان دینا بہت ضروری ہے. طالبان کتنا عرصہ افغانستان میں گورنمنٹ کرتے ہیں یہ تو سمجھ سے ابھی کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا, لیکن اس کا اثر یہ جو دوسرے ملکوں میں جو اسلامک اور ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر بہت پڑے گا. اسلامک آرگنائزیشنز کا ہونا is not a problem. اگر وہ صرف ریلیجن کے بیس پہ ہیں, پریچنگ کے بیس پہ ہیں, عبادت اور یہ باتوں پہ ہیں تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن جب وہ ٹیررزم اور اپنے خیالات کو بائی فورس بائی وائیولنس کسی کے اوپر امپوز کرتے ہیں, دیٹ از رانگ. اور ایسی آرگنائزیشنز کو کنٹرول کرنا ہر دیش ہر سرکار کا کرتویہ ہے. پاکستان تو ایسی آرگنائزیشنز جو کہ وائیولنس کو ہتھیار بنا کے اپنے خیالات کو دوسروں پہ امپوز کرتے ہیں, وہ پاکستان میں تو ویلکم کیا جاتا ہے ایسی آرگنائزیشنز کو. پاکستان میں آپ کو شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی سب آرگنائزیشنز کے ایکسٹریمسٹ ونگ ملیں گے, لیکن بھارت اور بنگلہ دیش اور دوسرے ایسے جو ریجن کے کنٹریز ہیں جو کہ سیکولر ہیں اور جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی دھرم کو ایکسٹریمزم کے طور پہ اپنا ہتھیار نہیں بنایا, ایسے ملکوں کے لیے یہ سلیپر سیلز بہت خطرناک ہیں, اور اس کے اوپر نظر رکھنا تمام سرکاروں کا اور غیر سرکاری آرگنائزیشنز بھی ان چیزوں پہ نظر رکھیں, اور اپنے ملک میں خاص طور پہ بنگلہ دیش کو میں کہوں گا کہ بھارت کی سرکار تو اس کو واچ کر رہی ہے اور کافی ایکٹیو ہے, اور جموں اینڈ کشمیر میں کبھی واپس ریوائیو نہیں ہونے دیا ٹیررزم کو, لیکن بنگلہ دیش میں اس کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور حسینہ واجد گورنمنٹ کے لیے. اور اگر ایسا کچھ ہوا کہ بنگلہ دیش میں ٹیررزم اسلامک ایکسٹریمزم کے نام پہ جڑ پکڑ گئی تو بنگلہ دیش کی ڈیولپمنٹ ساری دھری کی دھری رہ جائے گی. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں, پلیز لائک, شیئر, سبسکرائب ہمارا ہند چینل اور سپورٹ دا چینل. تھینک یو ویری مچ.